Hello everyone. So this is a third lecture of the series, that is the chapter 2 and chapter 1. In the chapter 1 I have covered the in the video 1 I have covered the chapter 1, and the video 2 I have started the chapter 2 and I have completed up to the, you can say, the up to the wants. And today we'll go ahead with the consumption. So consumption is a very important part in the economy, okay, and it is a one of the very important aspect. And the various economists, okay, has given a great emphasis on the consumption. So what is a basically consumption? कंजप्शन क्या होता है आपका? कंजप्शन होता है, एक तरह का प्रोसेस होता है जब कोई भी इंसान कोई गुड या सर्विस कंज्यूम करता है, ठीक है, उसको यूज़ करता है। अब उसे यूज़ क्यों करेगा? क्योंकि उसकी वो ज़रूरत है, एंड ही हैज़ टू सेटिस्फाई हिज वांट्स। फाइन। So all the goods and the services in the economy are consumed by the consumers। देखिए, अगर कोई गुड अगर कंज्यूम हो रहा है, ठीक है, अगर कंजप्शन हो रहा है किसी गुड का, तो डेफिनेटली उसके उसका जो है प्रोडक्शन होगा। और जब वो प्रोडक्शन होगा तो उससे क्या होगी? एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। एम्प्लॉयमेंट जनरेट से एक इनकम मिलेगी कंज्यूमर को, सॉरी, जो वहाँ पे जो जॉब, जो क्या कह सकते हैं, एम्प्लॉय किए जाएंगे पर्सनस यहाँ जहाँ पे जो जॉब करेंगे, तो बेसिकली उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट से उनको इनकम मिलेगी, इनकम से दोबारा वो कंजप्शन करेंगे डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज का। उससे क्या होगा आपका, कि फिर से उसको प्रोडक्शन को पुश मिलेगा उससे, ठीक है। तो ये हमारा कंजप्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, वाइटल प्रोसेस है हमारी इकोनॉमी में। फाइन। तो आपको होप यू इट इज़ क्लियर टू यू, ठीक है। आपको बस इतना इसको डेफिनेशन के लिए इसको याद रखना है, 2 मार्क्स के लिए डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। फाइन। सो बेसिकली 2 मार्क्स के लिए आपको ये डेफिनेशंस बहुत ध्यान में रखनी है, ठीक है। कंजप्शन होता है क्या? इट इज़ अ जस्ट एक्ट ऑफ यूजिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स, इज कॉल्ड कंजप्शन। सो अकॉर्डिंग टू मेयर्स, कंजप्शन इज अ डायरेक्ट यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स। तो आगे चलते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सस्टेनेबल कंजप्शन। देखिए, सस्टेनेबल कंजप्शन क्या होता है? सस्टेनेबल कंजप्शन कम्स फ्रॉम द वर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? एक्चुअली हम आगे पढ़े भी आगे इस चैप्टर्स में। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये होता है जब आप कोई भी गुड कंज्यूम कर रहे हो और उसकी जो अकॉर्डिंग टू द नीड ओनली यू आर यूजिंग, ठीक है, आप उसको आप वेस्ट नहीं कर रहे हो, एंड यू आर थिंकिंग फॉर द फ्यूचर जनरेशन। मान लीजिए पेट्रोल डीजल है, आपको पता है ये रिसोर्सेज लिमिटेड है, ठीक है। अगर इसे आप वाइसली यूज़ करते हो, जुडिशली यूज़ करते हो इसको, तो क्या होगा आपके फ्यूचर जनरेशन के लिए? इट विल बी प्रिजर्व। सो दैट इज़ कॉल्ड द सस्टेनेबल कंजप्शन। व्हेन यू आर कंज्यूमिंग एनी गुड और सर्विसेज keeping in mind that you are preserving it for the future generation also. In For that you are using it very wisely, or you can say effectively and efficiently, that is called the sustainable consumption। और sustainable consumption बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट 1997 में क्या कर किया था? दे हैव, you can say, adopted the concept of sustainable development in India, okay, where the resources are used as well as the environment is not harmed, okay, environment is not harmed up to the some extent, okay, up to the many extent। तो आप देख सकते हो these days environment को लेके बहुत ज़्यादा क्या है कि मतलब प्रोग्राम्स आते रहते हैं। तो इट इज़ ऑल द पार्ट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ओके, लाइक स्वच्छ भारत, ऑल दोस अभियान आर all are under the, you can say, a part of a sustainable development in which the resources and the environment is kept clean for the future generations, okay। तो नेक्स्ट आपका जो कंसेप्ट है यूटिलिटी, आई थिंक यूटिलिटी इज़ ओनली, दे विल आस्क यू द बेसिक कंसेप्ट मीनिंग ओनली। तो मैं आपको मीनिंग ही समझाऊंगा। टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी जहाँ तक मुझे लगता है कि इस बार सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है, तो आई विल नॉट टीच। अगर किसी को फिर भी वो पढ़ना है तो मैं उसका, आप मेरे प्लेलिस्ट में आके, मेरे चैनल में मैंने उसकी वीडियो कवर की है अंडर द माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, पूरी एक सीरीज़ है प्लेलिस्ट में, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी क्या होता है कि एक तरह का एक पावर होती है गुड के पास जो आपकी वांट को सेटिस्फाई कर देती है। तो सिंपली यूटिलिटी इज रिफर्स टू द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, या आप कह सकते हो यूटिलिटी इज अ एबिलिटी ऑफ अ गुड टू सेटिस्फाई अ वांट। किसी भी गुड की
या सर्विस की जो वांट सेटिस्फाइंग पावर होती है ना, उसे यूटिलिटी बोलते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप कोई फ़ोन यूज़ कर रहे हो या कुछ भी चीज़ यूज़ कर रहे हो, ठीक है, कुछ भी चीज़ कंज्यूम कर रहे हो, कोई भी सर्विस ले रहे हो, देखिए यहाँ पर सर्विस भी हम कंज्यूम करते हैं। सर्विस के अंडर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, यह सर्विस है, ठीक है। डॉक्टर्स आपको सर्विस देते हैं, लॉयर्स आपको सर्विस देते हैं, फाइन। तो ये सारे आपके सर्विसेज के अंडर आ जाते हैं। वेरस जब हम बात करें कि इस गुड्स में जिसे आप टच कर सकते हो, जो टेंजिबल चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे फर्नीचर हो गया, टीवी हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, ओके, दीज आर द गुड्स विच यू कैन फील, यू कैन टच एंड सर्विसेज आर ओनली फेल्ट, फाइन। तो आप जब उसकी जब यूज़ करते हो, ठीक है, आप जब यूज़ करते हो गुड्स एंड सर्विसेज बोथ, तो जो इन उनकी वांट सेटिस्फाइंग पावर होती है, तो दैट इज़ कॉल्ड द यूटिलिटी, ठीक है। एंड यूटिलिटी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अगर कोई भी फर्म है, मान लीजिए कोई कंपनी है, अगर वो यूटिलिटी क्रिएट नहीं कर रही है कंज्यूमर में, तो डेफिनेटली उनकी जो गुड्स की डिमांड है डेफिनेटली नीचे जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, क्योंकि लोग उसे कब खरीदेंगे, जब उसमें यूटिलिटी होगी, ठीक है। तो आपके फीचर्स ऑफ टोटल यूटिलिटी भी देख लेते हैं। देखिए फीचर्स क्या है, सबसे पहले यूटिलिटी सब्जेक्टिव होती है। सब्जेक्टिव मतलब ये पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल आपके लिए इस गुड की, मान लो मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, इस मोबाइल फ़ोन की या पर्टिकुलर एक मोबाइल फ़ोन की या आईफोन की यूटिलिटी हाई होगी, किसी को वो नहीं पसंद होगा, तो उसके लिए वो यूटिलिटी नहीं उतनी होगी जितनी आपके लिए है। तो इट इज़ सब्जेक्टिव, इट इज़ चेंजिंग, और इट इज़ फ्रॉम यू कैन से फ्रॉम चेंजिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है। सेकेंड थिंग इज़ यूटिलिटी इज़ नॉट मेजरेबल। इन एक्चुअल फॉर्म यूटिलिटी मेजर नहीं कर सकते आप ये नहीं कह सकते कि भैया मैंने क्या है अभी ये फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, मुझे उसमें से 100 यूनिट्स की या कह सकते हो यूटिलिटी मिल रही है या 100 यूटिल्स मिल रहे हैं। इट्स नॉट पॉसिबल एक्चुअली, ठीक है। उसको नंबर्स में मेजर में करना बहुत मुश्किल है। आप अपने सेटिस्फेक्शन को आप ये नहीं बता सकते कि मुझे जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ, फॉर एग्जांपल आप वेजिटेबल लेने गए, तो आप ये तो कह सकते हो मुझे 1 kg वेजिटेबल मिली है, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे उससे 1 किलो का सेटिस्फेक्शन मिला है। वहीं हम बात करें, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे 1 किलो का ज्ञान दिया सर ने, ठीक है, या 2 किलो का जो है कि क्या किया नॉलेज प्रोवाइड की, ठीक है। दिस इज़ द थिंग, ओके। तो बेसिकली आप सेटिस्फेक्शन को जो प्रोवाइड होता है गुड्स एंड सर्विसेज से, आप मेजर नहीं कर सकते हो। एंड the third is there, utility is relative. Utility is relative means it's not absolute. It's a relative to person's need, therefore it varies from person to person. Person to person vary करता है, ठीक है। एंड प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम, सर्कमस्टेंस, सिचुएशन चेंज होती रहती है। ओके, तो ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, ओके, एक दो पॉइंट्स आप और कर लीजिएगा, फाइन, दैट्स मोर देन इनफ। तो टोटल यूटिलिटी, मार्जिन यूटिलिटी मैं अभी नहीं करा रहा आपको, ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना दी है, और आई थिंक इट मे बी नॉट आस्क्ड इन द एग्जाम इवन। इफ़ यू स्टिल वांट टू स्टडी इट, यू कैन गो थ्रू माय वीडियोस इन द प्लेलिस्ट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्शन। देखिए प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 3 वाइटल प्रोसेस होते हैं इकोनॉमी में, एक कंजप्शन, एक प्रोडक्शन और एक इन्वेस्टमेंट। इन तीनों के बिना जो कोई भी अर्थव्यवस्था है वो हाफ है या अधूरी है, ठीक है। प्रोडक्शन क्या होता है ना, वो प्रोडक्शन आप आम लैंग्वेज से बोलेंगे सर कोई भी चीज़, गुड्स एंड सर्विस को जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, आप उसे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो तो प्रोडक्शन है। लेकिन इकोनॉमी कुछ अलग कहती है, इन द सेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, कि आप क्या करते हो कि जब आप किसी गुड्स या सर्विस में यूटिलिटी क्रिएट करते हो, मतलब आपने कुछ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किया, उसमें यूटिलिटी भी होनी चाहिए, ओके। द पीपल मस्ट फाइंड इट यूज़फुल, अदरवाइज इट्स नो यूज़। नहीं तो क्या फ़ायदा प्रोडक्शन का, जब आप उसको, लोग उसे यूज़फुल ही नहीं फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअली इन द बेसिक टर्म्स, यू कैन से इन द जर्नल टर्म, व्हाट इज़ प्रोडक्शन? प्रोडक्शन इज़ अ एक्ट ऑफ मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, सिंपल यह एक एक्ट है ऑफ मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्शन, fine. But in the economic sense, what is there? Okay, production creates according to the sea. In the wider sense, or you can say when we talk in the language of economics, in the wider sense, production means the creation of utility. Okay, it means the creation of utility, and according to H. Smith, production is a process that create a utility in goods. मीन्स यू आर नॉट ओनली प्रोड्यूसिंग द गुड्स, लेकिन आप उसके साथ उसकी यूटिलिटी भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जियो है,
ओके, आप जियो, आपने देख, जियो का एक बेस्ट एग्जांपल है। उन्होंने स्टार्टिंग में क्या किया, नेट 1 साल बिल्कुल फ्री दे दिया 4G, है ना। उसके बाद उन्होंने चार्जेस लगाने शुरू किए, एंड नाउ यू आर नॉट फीलिंग दैट चार्जेस, आपको वो महंगा ही नहीं लग रहा। ठीक है, क्योंकि उन्होंने यूटिलिटी उसकी इतनी ज़्यादा क्रिएट कर दी आपके माइंड में, एंड दे हैव मीन्स द क्रिएटेड सो मच यूटिलिटी ऑफ दैट गुड दैट यू कैन नॉट अवॉइड दैट गुड बाय यूजिंग, फॉर यूजिंग दैट। So basically utility is very important for the goods and for the manufacture of goods, so that it ensures that you will not face the unsold, you can say, the stock in the future. Fine. Okay, so then, okay, so basically see production, the production is nothing but adding a utility to object. Utility can be added in the form of, for a form utility. Okay, this is form utility. Form utility is one of the ways by which utility can be increased. It involves changing the form of good from raw materials to finished goods. तो क्या करते हैं कि यूटिलिटी कैसे आप कर सकते हो उसको, उसकी फॉर्म चेंज करके। फॉर एग्जांपल अभी रॉ मटेरियल है, ठीक है, ऐसी कोई वुड्स पड़ी हैं, ठीक है, उसको आप फर्नीचर में चेंज कर देते हो तो उसकी यूटिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है। सेकंड है प्लेस यूटिलिटी। तो यूटिलिटी कैन बी इंक्रीज बाय ट्रांसफरिंग गुड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल कई जगह पे वो रेयर है, तो वहाँ पर उसकी ऑब्वियसली बात है यूटिलिटी ऐड ज़्यादा हो जाएगी। और टाइम यूटिलिटी, टाइम के हिसाब से, ओके, व्हेन यू आर प्रोड्यूसिंग अकॉर्डिंग टू द टाइम, फॉर एग्जाम्पल बाय होल्डिंग अ स्टॉक ऑफ गुड्स अंटिल दे रिक्वायर्ड। ओके, जब तक आप उसे होल्ड कर सकते हैं, जब तक उसकी ज़रूरत है, तब उसको आप मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, उसको या बेच सकते हैं। ऑल दोज थिंग्स आर कम अंडर द टाइम यूटिलिटी। तो बस इतना ही कर लीजिए, बहुत है। ठीक है। ओके, अब है आपका फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, इकॉनमी में आप प्रोडक्शन तो कर रहे हैं, लेकिन कौन कौन से फैक्टर्स यूज़ कर रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्टिव रिसोर्सेज आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू द लिप्सी। रिसोर्सेज यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज आर कॉल्ड द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देखिए, आपको ये जो आपके जो इकोनमिस्ट के नाम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिप्सी, बहुत ऊपर भी बहुत सारे इकोनमिस्ट के नाम आते हैं डेफिनेशन। तो आप इसको याद रखना, आप रख सकते हैं, क्योंकि इन द फ्यूचर अगर एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्ज़ाम्स में, ठीक है, जो कि अगर लॉकडाउन में अगर अगर आगे चल के अगर एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज होता है, तो आपको यहाँ पर केस का बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि क्वेश्चंस में बी आस्क्ड फ्रॉम दिस ऑल्सो। सो यू कैन कीप थिंग, क्योंकि ना, कीप दिस थिंग्स इन माइंड। सो व्हाट इज़ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देखिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। प्रोडक्शन आपको पता लग गया कि कोई भी जब हम गुड में उसकी यूटिलिटी ऐड कर देते हैं तो उस वो क्या होता है, प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन कैसे होगा, उसके में कुछ चीज़ तो आप यूज़ करनी पड़ेगी। अर्थव्यवस्था कहती है या इकॉनमी कहती है कि 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो आपको चाहिए ही चाहिए। सबसे पहले होता है लैंड, ठीक है, ज़मीन चाहिए ही चाहिए। फिर होता है लेबर, ओके। फिर होता है आपका कैपिटल, ठीक है। फिर होता है आपका कैपिटल, ठीक है। और फिर होता है आपका, यू कैन से, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ठीक है, एंटरप्रेन्योर या ओनर। एंटरप्रेन्योर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, दिस इज एंटरप्रेन्योर और ओनर। ठीक है, ये आपका कैपिटल, ठीक है, जो मतलब आप इन्वेस्टमेंट करते हो। ये लेबर, जो लेबर काम करते हैं। और ये है आपका, ये जो है ज़मीन, ठीक है, जो लैंड, आम जो लैंड ज़मीन होती है, ठीक है, उसे, ये भी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारी इकॉनमी में माना जाता है। तो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन द इकॉनमी, ठीक है। ओके, सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये देखिए, यहाँ पर दे रखा है इन्होंने कि लैंड, यहाँ पर क्या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देखे। सबसे पहले लैंड। लैंड इज़ अ ह्यूमन एफर्ट बोथ फिजिकल एंड मेंटल इन्वॉल्व इन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो सॉरी, लेबर इज़ अ ह्यूमन एफर्ट दैट effort both physical and mental involved in the process of production. So basically what labor, you know, in the economics labor refers not only, देखो यहाँ पर लेबर वो मतलब नहीं है कि जो मजदूरी या दिहाड़ी करता है। यहाँ पर लेबर सब हैं, ठीक है, एवरी वन इज़ लेबर एक्सेप्ट द ओनर। जो ओनर है वो, जो क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट करता है उसको छोड़ के, क्योंकि वो दैट ही विल बी कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। ठीक है। अगर मान लीजिए कोई कंपनी है, उसमें जिसने पैसा लगाया ना, उसे छोड़ के बाकी सारे लेबर हैं। ठीक है। जिसने पैसा लगाया वो एंटरप्रेनर है, उसे ओनर बोला जाएगा, क्योंकि उसको, उसका जो शेयर होगा रेवेन्यू में वो अलग होगा और इनका अलग होगा। इनको वेजेस और सैलरी मिलती है। लेबर्स को यूजुअली यू गेट, दे गिव द, यू कैन से दे आर गेटिंग द वेजेस और द सैलरीज, ओके। और दूसरा है हमारा कैपिटल। कैपिटल इज डिफाइंड एज अ मैन
मेड प्रोड्यूस। ओके, तो कैपिटल एक आप ये समझ लीजिए, जो भी आप बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जो आप उसमें से जो गुड्स यूज़ करते हैं, ठीक है, जो फर्नीचर यूज़ करते हैं, जो मनी यूज़ करते हैं, जो मशीनरी यूज़ करते हैं, जो इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है, वो सारी चीज़ें हमारा क्या कैपिटल है। ठीक है, अब कैपिटल बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। अगर कैपिटल अच्छा होगा किसी भी कंपनी का, तो उसका प्रोडक्शन हाई होगा, और प्रोडक्शन हाई होगा तो उसका जो है क्या होगा कि प्रॉफिट ज़्यादा मैक्सिमम हो सकता है। दूसरी बात है, ऐसी लेबर भी है। देखिए, लेबर को स्किल्ड होना बहुत ज़रूरी है। अगर लेबर किसी कंपनी किसी भी फर्म का अच्छा स्किल्ड है, तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू गेट अ गुड रिटर्न्स इन द फ्यूचर। सो दिस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन शुड बी have the potential, and they should have the, you can say, they should be of the better quality in fact, so that the production level is very good, production function is good। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा एंटरप्रेन्योर। देख सकते हैं आप एंटरप्रेन्योर। ओके, एंटरप्रेन्योर इज वन हु ऑर्गेनाइजेज द प्रोडक्शन। ओके, वन हु ऑर्गेनाइजेज द प्रोडक्शन, टेक्स इंपॉर्टेंट डिसीजंस रिगार्डिंग। तो जो सबसे जो फॉर एग्जांपल जिसका पैसा लगा होता है ना फर्म में या बिजनेस में, उसको एंटरप्रेन्योर बोला जाता है। उसके अंडर जो काम करते हैं उसको सबको लेबर बोला जाता है। ठीक है, ओके। तो अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? देखिए, एंटरप्रेन्योर बहुत इट टेक्स अ रिस्क। उसके उस पर डिपेंड करता है वो कितना रिस्क बेयर कर सकता है। अगर वो रिस्क ज़्यादा बेयर करने की कोशिश रखता है, क्या करता है, तो फिर क्या होगा, ही कैन अर्न द ग्रेटर प्रॉफिट इन द फ्यूचर। ओके, फाइन। सो दिस इज़ द एंटरप्रेन्योर। सो वन थिंग मोर वॉज देयर, दिस वॉज द लैंड। ओके, जो स्टार्टिंग में था, तो ज़मीन बहुत ज़रूरी है। बिना ज़मीन के, फॉरेस्ट के, मिनरल्स के आर कॉमनली नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज। तो जो मेनली जो लैंड है उसमें से बाकी चीज़ें भी आ जाती हैं, जैसे फॉरेस्ट, ओके, आपका मिनरल्स, तो वो सब किस में से निकलता है? आपके ज़मीन से ही निकलता है। ठीक है, भले आप कोई भी मिनरल दे लीजिए। ओके, सो मोस्टली दे आर कमिंग आउट ऑफ द लैंड। ओके, फाइन। सो all those things are the comes under the land. So okay, so these are the characteristics of the factors of production. Production is the outcome of the cooperation. तो what is a production? तो प्रोडक्शन क्या है? सबसे पहले एडिंग यूटिलिटी टू द एनी गुड with the help of these four factors of production like land, labor, capital, entrepreneur। इनके आपस में जितना बेटर कोऑर्डिनेशन होगा इन चारों का, उतना जितना बेटर कॉम्बिनेशन होगा, जब कॉम्बिनेशन इज़ द बेस्ट वर्ड, जितना बेटर कॉम्बिनेशन वर्ड होगा इन चारों का, दैट विल बी प्रोड्यूसिंग अ वेरी गुड प्रोडक्शन। और उनके मिनिमम कैसे इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस कर पाएंगे। ठीक है, दो all the factors need to be combined in every productive activity, there is no necessity however to combine all the factors in a fixed way। तो देखिए, दे ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वो इतना फैक्टर यूज़ करना है आपको, वो उतना फैक्टर यूज़ करना है। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द टेक्नोलॉजी, इट डिपेंड्स अपॉन द स्किल्स ऑफ दैट एंटरप्रेन्योर, इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशंस। ओके, हो सकता है कि कई कंट्रीज़ में आपको जो लेबर है बहुत सस्ती मिले, तो जो है फर्म है वो क्या करेगी, लेबर को ज़्यादा एम्प्लॉय कर लेगी। ठीक है, लाइक डेवलपिंग कंट्रीज़, इंडिया, चाइना, यहाँ पे लेबर सस्ती मिल जाती है। ठीक है, तो कंपनीज क्या कर सकती हैं यहाँ पर, अपने आप को लेबर इंटेंसिव बना सकती हैं। दे कैन हायर मोर लेबर्स एंड दे कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन। दूसरी बात करें हम कि अब मान लो किसी कंट्री जैसे यूएस, कनाडा, यहाँ पे जो है लेबर कम है, तो उस प्रोपोर्शन में लेबर बहुत महंगा आता है। ठीक है, तो उस केस में क्या किया जा सकता है, कंपनी जो आपका बड़ी बड़ी मशीनरीज हैं, टूल्स हैं, इसको एम्प्लॉय किया जा सकता है, ताकि जो है आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम रहे। ठीक है, सो इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, और यू कैन से टाइम प्लेस टू प्लेस ऑल्सो। ठीक है, तो आप इसको बाकी भी रीड कर सकते हैं। आई थिंक दैट इज़ मोर देन इनफ। तो बाकी इसका अगर इसके करेक्टरिस्टिक्स देखने हैं तो एट द ग्लांस ये देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से 3 या 4 आप याद रख लीजिए, दैट इज़ मोर देन इनफ। ओके, नेक्स्ट है आपका, दैट इज़ द, यू कैन से, जस्ट अ मिनट। ओके, ओके, द नेक्स्ट इज द प्राइस। ओके, प्राइस। देखिए, प्राइस क्या होता है? प्राइस किसी भी कॉमोडिटी की एक वैल्यू होती है। ठीक है, मान लीजिए कि आपको कोई भी चीज़ मार्केट में ख़रीदनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइस के पे करना पड़ेगा। लेट सपोज एक पेन का जो प्राइस कितना होता है, ₹10 होता है। ठीक है, 10 भी होता है, 5 भी होता है, हम जनरल वे में ₹10 ले लेते हैं। तो एक 10 क्या है, ₹10 एक प्राइस है पेन का है। ठीक है,
अब ये कैसे सेट हुआ, और आप किसी भी कॉमोडिटी का सबसे पहले सवाल ये उठता है प्राइस क्यों देते हो। अब वाई यू आर पेइंग एनी एनी कॉमोडिटी एनी प्राइस, ओके, मैं 10 रुपये क्यों दूँगा। सबसे पहले इसके देखिए इस पे इसके दो रीजंस है। सबसे पहले उसकी यूटिलिटी है, ठीक है, पेन की आपकी एक यूटिलिटी है। यू आर राइटिंग विद द हेल्प ऑफ द पेन, सो पेन हैव द यूटिलिटी फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। सेकंड थिंग है, वो रेयर है, ठीक है। रेयर मतलब इतना भी रेयर नहीं है, लेकिन मतलब क्या है कि इट्स नॉट इन अबंडेंस इन नेचर। जैसे अभी देखा जाए, अभी इन जनरल अभी भी देखा जाए पानी या हवा, अब हवा बेस्ट एग्जांपल है। तो हवा आपको फ्री में मिलती है ना, इट इज़ गिफ्ट ऑफ द नेचर, फाइन। और वो अभी आप ये कह सकते हो कि वो बिल्कुल उसका प्राइस ज़ीरो क्यों है, क्योंकि वो उसकी जो नेचर में अबंडेंस है बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी है, ठीक है। अगर वहीं हम बात करें डायमंड्स की, डायमंड्स भी नेचर देता है, लेकिन वो इतने महंगे क्यों हैं, क्योंकि वो रेयर है। तो कोई भी चीज़ का आप प्राइस क्यों देते हो, सबसे पहले उसकी एक यूटिलिटी होती है, एंड सेकंड थिंग इज़ दैट इज़ रेयर, ओके। जितना वो रेयर होगा उतना महंगा होता जाएगा, फाइन। गोल्ड भी रेयर है, ठीक है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है गोल्ड को उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, दैट्स वाई द गोल्ड इज़ ऑल्सो वेरी कॉस्टली, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए प्राइस एक क्या होती है, एक वैल्यू होती है किसी कमोडिटी के, जिस जो आप पे करते हो इन ऑर्डर टू गेट दैट, एंड इट मे बी इन द केस फॉर सर्विस ऑल्सो, ठीक है। सर्विस, गुड्स एंड सर्विसेज बोथ, ओके। सो थस इसमें एग्जाम्पल दिया है इसने कि लेट्स रीड फ्रॉम द स्टार्टिंग, द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज अ यूनिट और द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज अ गिवन टू गेट, और जो प्राइस है वो मनी के फॉर्म में पे किया जाता है यूजुअली, ठीक है। द प्राइस इज अ गुड और सर्विस एक्सप्रेस्ड इन द मॉनेटरी यूनिट्स इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट प्राइस और द मनी प्राइस। तो जिसको मनी के फॉर्म में हम एब्सोल्यूटली डिफाइन कर पाएँ उसको प्राइस मनी बोलते हैं, ठीक है। थस वी कैन से दैट ऑफ आ शर्ट का, ऐसे 500 रुपये की शर्ट है, तो प्राइस मनी क्या है इसका, मनी प्राइस क्या है उस शर्ट का, 500 रुपये है। Thus we can say the price of the shirt is 500, it means वी हैव टू गिव 500 फॉर द शर्ट। सिंपल सी बात है, आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे उसके लिए अगर वो आपको चीज़ चाहिए तो। प्राइसेस आर द एसेंस ऑफ द फ्री एंटरप्राइजेस इकॉनमी, द होल सेट ऑफ प्राइसेस प्रिवेल इन सच इकॉनमी, गुड्स एंड सर्विसेज हैव द प्राइसेस बिकॉज on one hand they are useful, on other hand they are scarce in relation to the amount of the would in which people would like to have। तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि दो रीज़न है आप किसी भी कमोडिटी का प्राइस क्यों पे करोगे। सबसे पहले यूटिलिटी है, आपको उसको आपकी ज़रूरत पूरी करनी है। दूसरी बात है कि वो स्केयर्स है कहीं ना कहीं, ठीक है, स्केयर्स है, ठीक है। सो गुड्स लाइक एयर, वाटर लाइक एयर विच आर गिफ्ट ऑफ नेचर आर नोन एज फ्री गुड्स, दे डू नॉट हैव अ प्राइस। तो देखो जितना, अगर फॉर एग्जांपल जो स्टोन्स हैं, पत्थर्स हैं, उसका प्राइस नहीं है, मतलब कोई एक पर्टिकुलर स्टोन का प्राइस नहीं होता है ना। कोई एक पत्थर लाए आपको दे कि मुझे 100 करोड़ दे दे, या 200 रुपये ही दे दे, 5 रुपये दे दो, तो आप उसे मजाक उड़ाओगे ना। वाई आई विल गिव यू, बिकॉज दैट इज़ अबंडेंस इन नेचर। आप खुद भी उठा के रख सकते हो अपने पास, लेकिन बेसिकली, ठीक है, हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए तो फिर तो प्राइस देना पड़ेगा, उसका वो अलग बात है, ठीक है। तो आपका क्या है कि जो जितनी ज़्यादा नेचर में ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा होती हैं उसका प्राइस उतना कम होता है, ठीक है। दो मे बी जितना भी यूज़फुल हो। अब जैसे एक इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने ये बोला कि डायमंड और वाटर पैराडॉक्स, ठीक है। अब डायमंड देखिए यूज़फुल नहीं है आपकी लाइफ में देखा जाए तो, लेकिन बहुत महंगा है। वहीं पानी इतना ज़्यादा यूज़फुल है, आप 3 दिन नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे आप, लेकिन फिर भी क्या है उसका प्राइस क्या है, बहुत क्या है, कम है। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि भले ही मार्जिनल यूटिलिटी, जो यूटिलिटी पानी की ज़्यादा है उससे, लेकिन क्या है वो रिसोर्सेज बहुत स्केयर्स है नेचर में, ठीक है। तो जो उससे एडिशनल यूटिलिटी जो मिलती है ना आपको, तो पानी से कम मिलती है, ठीक है, और उससे ज़्यादा मिलती है आपको, क्या कह सकते हैं आपको डायमंड से जो एडिशनल यूटिलिटी है वो ज़्यादा मिलती है। तो उससे क्या होता है, उसका जो प्राइस है ज़्यादा है आपका वाटर से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दैट इज़ द इन्फ्लेशन। आपके टॉपिक में नहीं है इस बार, ओके, सो वी विल नॉट स्टडी द इन्फ्लेशन, ठीक है, इन्फ्लेशन नहीं पढ़ेंगे हम, ओके। प्राइसेस चेंज होते रहते हैं, तो अब देखिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस। तो मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा हूँ। इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है, देखिए इक्विलिब्रियम प्राइस वो होता है जहाँ पर डिमांड इक्वल टू आपकी सप्लाई हो जाती है, ध्यान रखना, जहाँ पे डिमांड सप्लाई के बराबर हो जाती है। बेसिकली आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए कोई भी प्राइस जो प्रोड्यूसर चाहता है वो उसे नहीं मिल सकता, और जो कंज्यूमर चाहता है वो प्राइस उसे वो पर ज़रूरी नहीं है कि उस प्राइस पे उसे वो चीज़ मिल जाए। आपको जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मान फॉर एग्जांपल आप एक शर्ट खरीदने गए, ठीक है, आपने एक शॉप पे गए,
टू बाय अ शर्ट। फाइन। आपने क्या बोला, शर्ट, आपने बोला कि शर्ट दिखा दीजिए, उन्होंने शर्ट दिखाना शुरू कर देता है। तो कोई आपको शर्ट पसंद आती है, उसने बोला कि दिस शर्ट इज़ ऑफ ₹800। तो मोस्टली आप 800 रुपीज़ नहीं देते उसको, आप बार्गेन करते हो। आप बोलते हो नहीं, मैं आपको सिर्फ 500 दूंगा, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग उसका प्राइस क्या है 500, लेकिन उसके अकॉर्डिंग क्या है 800। तो अब देखिए, अब अगर डील होनी है तो ऑब्वियसली बात है आपको भी अपने, वो भी इस प्राइस पे नहीं शायद देगा आपको। ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि वो भी 500 रुपये पे नहीं आएगा और आप 800 रुपये नहीं दोगे। तो बेसिकली एक बीच का प्राइस सेट हो जाता है, जो कि आप मान लो कि लेट सपोज आप 500 बोल रहे थे, वो 800 बोल रहा था, लेट सपोज 600 में बात हो गई। ठीक है, तो 600 जो है वो इक्विलिब्रियम प्राइस बोला जाता है। उसको इक्विलिब्रियम प्राइस बोला जाता है जहाँ पर डिमांड और सप्लाई हमारी बराबर होगी। मतलब सप्लाई मतलब जो प्रोड्यूसर यहाँ पे सप्लाई करने को तैयार है और यहाँ पे आप डिमांड करने के लिए रेडी हैं। तो डिमांड और सप्लाई आपकी इक्वल हो गई। वहाँ पे जो प्राइस सेट होगा आपका, वहाँ पे जो प्राइस सेट होगा, दैट इज़ कॉल्ड द इक्विलिब्रियम प्राइस। दैट इज़ कॉल्ड द इक्विलिब्रियम प्राइस। सो इक्विलिब्रियम प्राइस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक कंडीशन होती है जहाँ पे क्या होता है, बायर भी कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड होता है और सेलर भी सेटिस्फाइड होता है। तो एक दिस इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम प्राइस। होप यू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, तो जनरली आपका जो है इन्फ्लेशन आपका नहीं है, तो हम ये सब इन्फ्लेशन नहीं पढ़ेंगे अब। ठीक है। Okay, next is the value. Okay, now value of a commodity refers to the valuation placed by a household on the consumption of a commodity. The word value has a two different meaning, namely value in use and value in exchange. तो बेसिकली ये बहुत सिंपल है, इसमें आपके पास दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि सबसे पहले वैल्यू होती क्या है, डेफिनेशन। वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी रिफर्स टू द वैल्यूएशन प्लेस्ड बाय अ हाउस होल्ड ऑन द कंजप्शन ऑफ अ कमोडिटी। कि जो हाउस होल्ड है, जो हम आम लोग, देखिए जो इकॉनमी में जो हम आम लोग होते हैं ना, इन्हें हाउस होल्ड बोला जाता है। ठीक है, जो भी हम, जैसे फॉर एग्जांपल टीवी ली, तो हम टीवी दोबारा बेचने के लिए थोड़ी लेते हैं, हम तो अपने कंज्यूम करने के लिए लेते हैं। तो जो भी कोई गुड हम जो अपने खुद के यूज़ करने के लिए लेते हैं, उन वो सबको हाउस होल्ड बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि मोस्टली जो हाउस होल्ड पीपल हैं वो क्या करते हैं, अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए क्या करते हैं, चीज़ें खरीदते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं खरीदते। वहीं बात करें, अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब आप कोई चीज़ खरीदते हो और उसे आगे बेचोगे या उसके आगे बिजनेस करोगे। ठीक है, आपके माइंड में ये होगा कि इससे मुझे कुछ बेनिफिट होगा फ्यूचर में या कुछ रिटर्न मिलेगा। तो दैट इज़ अ, यू कैन से डिफरेंस बिटवीन द कंजप्शन एंड द इन्वेस्टमेंट। कंजप्शन आप क्या करते हो अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल आप सब्जी खरीद के ला रहे हो, अगर उसे खुद खा रहे हो तो कंजप्शन है। अगर उसे बेचने के लिए आगे, फॉर एग्जांपल आप सब्जी वाले हो, ठीक है, यू आर अ वेजिटेबल वेंडर। सो अगर इफ़ यू आर परचेसिंग द वेजिटेबल्स फॉर सेलिंग इट फॉर द टू अदर पर्सन, दैट इज़ अ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इसमें देखिए वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी रिफर्स टू द वैल्यूएशन प्लेस्ड बाय अ हाउस होल्ड ऑन द कंजप्शन ऑफ द कमोडिटी। तो जो एक हाउस होल्ड है वो उसकी वैल्यू लगाता है किसी भी कमोडिटी की, उसे क्या बोलते हैं, वैल्यू बोलते हैं। अब इसके दो तरह के होते हैं। ठीक है, दैट इज़ वैल्यू इन यूज़ एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। जो वैल्यू इन यूज़ मीन्स इट एक्सप्रेसेस द यूटिलिटी derived फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी। अ नेसेसिटी लाइक वाटर हैज़ अ हाई वैल्यू इन यूज़ और अ कंजप्शन वैल्यू। तो देखिए, जो चीज़ बहुत ज़्यादा लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है तो वो उनको वैल्यू इन यूज़ कहा जाता है। ठीक है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा क्या है, आपको बेनिफिट मिलता है या यूटिलिटी मिलती है। तो वो सारी यह है आपकी वैल्यू इन यूज़। सेकंड है आपका वैल्यू इन एक्सचेंज, रिलेट्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ द कमोडिटी। तो ये वो होती है जो आप एक तरह का, इट इज़ अ रेट ऑफ एक्सचेंज विच अ पर्टिकुलर गुड और सर्विस कैन बी एक्सचेंज विद अदर गुड्स और सर्विसेज। तो एक तरह का ये एक्सचेंज रेट मान लीजिए। ये एक पुराना पहले क्या होता था, एक्सचेंज रेट होती थी। ठीक है, कि मान लो कि मेरे पास एक 1 kg आपके पास क्या है, वीट है। ठीक है, तो और दूसरे के पास क्या है, 1 kg राइस है। ठीक है, और उसको क्या क्या चाहिए, ये राइस है, ये वीट है। अब इसको क्या चाहिए, वीट चाहिए और इसको राइस चाहिए। तो दोनों क्या कर लेंगे, आपस में चेंज कर लेंगे। तो अब क्या हो गया, यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, 1 kg वीट की बराबर होगी 1 kg राइस की। तो ये आपका हो गया वैल्यू इन एक्सचेंज। तो ये पहले होता था। ठीक है, आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल, इफ़ अंडर अ बाटर सिस्टम मतलब क्या होता था कि जब गुड फॉर गुड, कॉमोडिटी फॉर कॉमोडिटी चेंज होती थी। फॉर एग्जांपल अगर मुझे राइस चाहिए तो मैं दूसरे को वीट दे देता था, अगर उसको वीट चाहिए तो मैं उसे राइस दे देता था। ठीक है, दैट इज़ अ बाटर सिस्टम।
इफ़ अ वीवर प्रिपेयर टू एक्सचेंज 1 मीटर ऑफ क्लोथ विद अ 5 kg ऑफ राइस। तो अगर आप ऐसे ही जब कपड़ा फॉर एग्जांपल कपड़े और आपको चावल से क्या करना है, एक्सचेंज करना है, अगर आप 1 मीटर कपड़े से 5 किलो चावल ले रहे हो, then the value in the exchange of 1 meter of cloth is 5 kg of rice. Thus the value in exchange is the power of purchasing the good। तो एक तरह की पावर ऑफ परचेसिंग ऑफ गुड्स होती है इन मॉडर्न मोनेटाइज्ड इकोनॉमीज। अब क्या होता है, मनी के फॉर्म में ही होता है, ठीक है। आप कितना मनी दे पा रहे हो, दे सकते हो उसको, या देना चाहते हो, तो वो आपका है वैल्यू इन एक्सचेंज। जो पहले होता था क्या होता था, बार्टर सिस्टम से होता था। अब आजकल क्या है, मनी आ गया तो मनी से होता है, ठीक है। तो अब इसको इतना ही, दैट्स मोर देन आई थिंक इनफ वैल्यू के और पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मार्केट। अब मार्केट क्या होता है, एज एक्सप्लेन्ड अबव, प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑपरेट विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ अ मार्केट। मार्केट कंटिन्यूज कंस्टिट्यूट अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फ्री एंटरप्राइजेस इकोनॉमी। तो मैं आपको बेसिक्स में समझा देता हूँ। देखिए मार्केट होता क्या है। मार्केट एक तरह का फिजिकल प्लेस होता है जहाँ पे क्या होता है, कमोडिटीज़ बॉट एंड सोल्ड होती हैं, लाइक चांदनी चौक, कनॉट प्लेस, ये सब चीज़ें, ठीक है। लेकिन अगर बात करें इकॉनमी में, ये तो ठीक है, मार्केट की से तो सिंपल डेफिनेशन है कि एक प्लेस होता है जहाँ पर चीज़ें खरीदी और बेची जाती हैं। लेकिन क्या है कि हर जगह एक तरह का, हर एक फॉर्म एक तरह का मार्केट ही है। मैं तो मेरे हिसाब से जो एक हॉस्पिटल भी मार्केट ही है। तो आप क्या चाहिए, आपको एक सर्विस चाहिए डॉक्टर की, डॉक्टर आपको आप उसे, आप क्या करते हो, उसे पैसे देते हो, वो आपको सर्विस देता है। तो वो एक तरह की क्या हुआ, गुड्स, आपका एक मनी और सर्विस में एक्सचेंज हुआ, नहीं हुआ, तो वो भी एक तरह का मार्केट है। आप क्या करते हो, स्कूल जा रहे हो, आप क्या करते हो, स्कूल जा रहे हो या कॉलेज में पढ़ रहे हो, आप सर्विस ले रहे हो और आपको क्या है, उसके लिए फ़ीस पे करनी पड़ रही है, तो वो भी एक तरह का क्या हो गया, मार्केट का फॉर्म हो गया, ठीक है। आप फ्लिपकार्ट हो, घर पे बैठे बैठे आप क्या कर रहे हो, ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हो, ठीक है। आपको क्योंकि मे बी डिसीज़ चल रही है तो आप ज़्यादा घूम नहीं रहे हो, आपके घर पे डिलीवरी हो रही है, वो भी एक तरह का फॉर्म ऑफ मार्केट है। आप जोमेटो जितने फूड आप क्या करते हो, ऑर्डर करते हो, स्विगी में ऑर्डर करते हो, वो भी एक तरह का फॉर्म ऑफ मार्केट है। तो कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी, भले वो फिज़िकल हो भले वो वर्चुअल हो, जहाँ पे भी डिमांड और सप्लाई हो जाती है और उसका आप मनी के फॉर्म में एक प्राइस पे करते हो, वो मार्केट बोला जाता है, ठीक है। तो ये मत समझना कि सिंपल एक जगह ही होती हैं, बस वही मार्केट होता है। एक तरह का बैंक भी एक तरह का मार्केट है, हर चीज़ एक तरह का, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई है किसी चीज़ की, वो एक मार्केट होता है, ठीक है। लेजिटिमेट मार्केट, ये नहीं कि आप इलीगल, ठीक है, इलीगल की बात नहीं हो रही यहाँ पर, लीगल की बात हो रही है। सिर्फ जो कानून या सरकार द्वारा जो जिसे पास किया गया है, या जो लीगल है, ठीक है, इलीगल की बात नहीं हो रही यहाँ पे। फाइन। तो देयर फॉर इन द इकोनॉमिक्स मार्केट, तो आप देख सकते हैं, मार्केट मीन्स अ सिस्टम और सेटअप इन विच अ बायर्स एंड सेलर कमोडिटी आर एबल टू इंटरेक्ट कम्युनिकेट विद ईच अदर, स्ट्राइक अ डील। तो आप ये देख सकते हैं, कहीं पे भी, जहाँ पे भी बायर और सेलर मिलते हैं, भले ऑनलाइन मिलें, भले फ़ोन पे बात हो जाए, कहीं पे भी हो जाए, ठीक है। आजकल तो मिलना भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि ऑनलाइन मार्केटिंग इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। ई कॉमर्स या ई इंडस्ट्रीज आर गेटिंग वेरी, यू कैन से, डे टू डे दे आर गेटिंग, यू कैन से, इन द हैवी रीच टू द कंज्यूमर्स। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो जो मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज होता जा रहा है। अब देखिए, है ना, अब आपके पास जैसे जो एक तरह के कह सकते हो मोबाइल बैंक्स टाइप के, लाइक पेटीएम एंड फ़ोन पे एंड ऑल दीज थिंग्स आर, जो यूपीआई है बेसिकली, जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, पेटीएम वगैरह। तो व्हाट हैपन्स, व्हाट दे आर हेल्पिंग अस टू डू, they are helping us to do, we can easily buy anything or good without reaching that place, and we can get that thing easily, ठीक है। तो वो भी एक तरह का मार्केट ही है, ओके, वो भी मार्केट ही है, ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट है मनी। मनी आपको पता ही है क्या होता है। मनी क्या होता है, इट इज़ देखिए, मनी क्या है, सिंपल अपने आप में, एक बात ध्यान रखिए, मनी की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। मनी हैज़ नो वैल्यू इन इट सेल्फ। मनी क्या होता है, इट्स जस्ट अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। देखिए, इट इज़ जस्ट अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज मीन्स आपको कोई चीज़ चाहिए, तो आपको कोई गुड्स एंड सर्विस खरीदनी है, और उसके एक्सचेंज में क्या, उसे आप पैसे दे देते हो। तो सिर्फ एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जो सरकार द्वारा या ये निर्धारित किया गया है, या बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसे पब्लिश करती है या बनाती है। एक्सेप्ट 1 रुपी, ओके, एक्सेप्ट 1 रुपी का जो नोट है,
और कॉइन है जो 1 रुपये के अलावा जो है बाकी सब जितने भी नोट्स हैं कंट्री में वो आरबीआई बनाती है। जो 1 रुपया है वो आरबीआई नहीं बनाती, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनाती है, या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर प्रोडक्शन होता है। क्यों? क्योंकि दैट इज़ दैट आपने देखा होगा कि 1 रुपया, आप 1 रुपये का नोट लीजिए और आप एक 10 रुपये का नोट लीजिए, ठीक है, यहाँ 20 रुपये, मतलब दो, मतलब 1 रुपये से बड़ी डिनोमिनेशन कोई भी ले लीजिए नोट्स की, उसमें जो है 1 रुपये में आपके होंगे कि देर विल बी जस्ट, यू कैन से फिनेंस सेक्रेटरी साइन, ठीक है, उसमें जो साइन होंगे फिनेंस सेक्रेटरी के होंगे। लेकिन आप अगर आप जो 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये का नोट है उसमें आप देखोगे, उसमें नोट के पे साइन किसका होगा? आरबीआई गवर्नर का होगा। जो इस समय आरबीआई गवर्नर कौन है आपके? शक्तिकांत दास जी हैं। तो उनके सिग्नेचर होंगे जो अभी नोट पब्लिश हो रहे होंगे। तो ठीक है, तो क्योंकि वो इट इज़ अंडर द आरबीआई और वो जो है दैट इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ओके, तो मनी क्या है? सिंपल आपको डिफाइन किया जाए, मनी में अपने में कोई वैल्यू नहीं है मनी की, ठीक है। मनी इज़ जस्ट अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ओके, विच हेल्प यू टू ऑब्टेन द थिंग्स विच यू रिक्वायर इन योर लाइफ। ओके, अब देखो सबसे पहले मनी की अगर हिस्ट्री देख लें तो मनी जब इन्वेंट हुआ था उससे पहले हम देखो बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम मैंने ऑलरेडी बता दिया, जब मनी नहीं होता था तो लोग क्या करते थे, अगर फॉर एग्जांपल मुझे अगर चावल चाहिए तो मैं उसे आटा, उसे राइस दे उसे क्या कर दूंगा, वीट दे दूंगा, ठीक है। अगर मुझे आटा चाहिए तो मैं उसे चावल दे दूंगा, अगर मुझे चावल चाहिए तो मैं उसे फॉर एग्जांपल कुछ और चीज़ दे दूंगा जो उसे चाहिए, कपड़ा चाहिए। लेकिन इसमें दिक्कत बहुत थी, इसमें दिक्कत थी कि डील नहीं हो पाती थी। आप पूरे दिन घूमते रहो कि किसको क्या चाहिए, अब उसको आपको वही ये कह सकते हैं वही इंसान चाहिए जिसे आपकी चीज़ की ज़रूरत हो, और और जो चीज़ आपको ज़रूरत हो और उसके पास हो। तो अब ये तो बहुत मुश्किल था, ठीक है। तो लेकिन पहले ऐसा होता था, लेकिन धीरे धीरे फिर क्या है, मनी आया, ठीक है। मनी पहले किस फॉर्म में आया? कॉइन्स के फॉर्म में आया, दैट ऑल्सो इन द वेरी, यू कैन से, ए गोल्ड कॉइन्स, ठीक है। जब क्योंकि इंडिया दैट टाइम वॉज वेरी वेरी रिच बिफोर द अराइवल ऑफ द, यू कैन से, ब्रिटिशर्स। तो उस समय पहले क्या होता था कि गोल्ड में मिंट होते थे, जितने भी कॉइन्स है गोल्ड में, इतना गोल्ड था। लेकिन बाद में जब पता लगा कि गोल्ड, आफ्टर दैट slowly slowly when the gold was limited and it was very very difficult to extract and it was very costly to extract the gold from the, you can say, लैंड। सो व्हाट हैपन, सो उसके बाद क्या आया आपका? मनी आया। मनी सबसे पहले किसके फॉर्म में आया आपके, ठीक है। उसके बाद धीरे 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 गोल्ड के बाद सिल्वर पे आए, सिल्वर के बाद ब्रॉन्ज पे। उसके बाद सबसे पहले जो है चाइना ने पेपर मनी को इन्वेंट किया, एंड पेपर मनी ने पूरी जो हिस्ट्री है ना इकोनॉमी की वो चेंज कर दी। ओके, फुल आप कह सकते हो कि हिस्ट्री, जोग्राफी, एवरीथिंग इट वाज चेंज, एंड द मार्केट वाज बिकेम वेरी वाइड, क्योंकि आप इजीली कैरी कर सकते हो आप, और आप इजीली कैरी कर सकते हो। उसके बाद देखिए अब तो और चेंज हो गया है। इसके बाद क्या आया आपका? प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी मीन्स एटीएम। जब एटीएम डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं इसे प्लास्टिक मनी बोला जाता है। आपको कैश भी लेके चलना नहीं है, बस आपके पास एक कार्ड होना चाहिए। एटीएम मशीन्स होती हैं, आप जाइए। अब वो भी पुराना हो गया, अब देखिए अब क्या है, वर्चुअल मनी आ गया, ठीक है, पेटीएम। ओके, पेटीएम आ गया आपका, ओके, यू कैन से विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिजिटल मनी, ठीक है। आप पेटीएम हो गया, फ़ोनपे हो गया, गूगल पे हो गया, ये सारी यूपीआई जितनी सर्विसेज हो गई हैं आपको। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको बस मोबाइल चाहिए या उसमें एक ऐप चाहिए, और उसमें बस अपना बैंक अकाउंट से उसे अटैच कर दीजिए और यूज़ करिए, है ना। तो देखिए मनी की भी एक तरह की हिस्ट्री है, ठीक है। ये एक छोटी बात नहीं है, बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा चेंज आया हमारी अर्थव्यवस्था में। सडनली इकॉनमी इज चेंजिंग। अब जैसे जैसे आपका जो जितना जितना ये जो आपके डिजिटलाइजेशन बढ़ रही है, इससे इकॉनमी बूस्ट होगी आपकी, क्योंकि ईजी ट्रांजैक्शन होंगे, और जितने इकॉनमी में सब ज़्यादा ट्रांजैक्शन होंगे उतनी ज़्यादा क्या होगी, आपका कंजप्शन होगा। जब जितनी ज़्यादा कंजप्शन होगी उतना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, और हमारे क्या होगा, इकोनॉमी में लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, ठीक है। तो होप इट इज़ अंडरस्टूड। ओके, देन मैंने ऑलरेडी ऑल सब कुछ पढ़ा ही दिया आपको, तो बस आप ये देख लीजिए मनी क्या है। प्रेजेंट टाइम में आपकी करेंसी होती है, ठीक है, और जो मनी आप बैंक के पास रखते हो वो भी एक काइंड ऑफ मनी है, ठीक है। ओके, विच यू कैन ईजिली विदड्रॉ बाय द यूजिंग ऑफ चेक्स वेन एवर यू वांट, ठीक है। दैट इज़ ऑल्सो अ मनी, दैट इज़ कॉल्ड द डिपॉजिट मनी और द बैंक मनी। फाइन, तो आज की वीडियो में इतना ही कवर करेंगे। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में विल स्टार्ट विद द इनकम। सो होप इट इज़ क्लियर। थैंक यू सो मच।